दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि नाम में रखा क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिजनेस में यही नाम आपकी पहचान है, आपकी मेहनत है और आपके बिजनेस की जिंदगी भर की कमाई है। सोचिए कि आपने सालों मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने अपने हाथों से एक पेड़ लगाया हो, उसे पानी दिया हो और संभाल कर बड़ा किया हो, और फिर अचानक कोई कंपटीटर आता है, उसी पेड़ के फल को तोड़कर बेचने लगा। मतलब आपकी मेहनत से बनी पहचान, आपका नाम, आपकी ब्रांड, सब वो अपने नाम कर लेता है और हो सकता है कि आप इस पर कुछ कर भी ना पाए। यही वजह है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो ट्रेडमार्क और आईपीआर को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसी पर आज हमारे साथ है एडवोकेट सुरभि रॉय, जो एक ट्रेडमार्क एक्सपर्ट है, जो रियल लाइफ केस स्टडीज और एग्जांपल्स के साथ आज हमको समझाएगी कि ट्रेडमार्क क्यों हर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर असली में आपके बिजनेस के नाम के पीछे रखा क्या है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। You tell me कि what is exactly trademark? ट्रेडमार्क इज समथिंग जिसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Okay. कोई ब्रांड नेम जिसको हम लोग मतलब जिसको हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी ऐसी साउंड रिकॉर्डिंग्स और कलर कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएं, दैट आर ऑल ट्रेडमार्क। So trademark does it only mean कि जैसे कुछ मैं जो पर्पस सोचता था कि ट्रेडमार्क इज एक तो लोगो, इज दैट अ पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क? यस, डेफिनेटली। एंड नाम, ब्रांड नेम जैसे एडिडास, रिबॉक, ओके, तो ये नाम है, ये ट्रेडमार्क है। सो उसके अलावा क्या उसमें कलर वगैरह ये भी उनके मार्क्स होते हैं? हाँ, देखो, कोई भी स्लोगन हुआ है ना, कोई भी ब्रांड के नीचे उनके टैगलाइंस होते हैं, उसे भी हम ट्रेडमार्क करते हैं। ओके। कोई कलर कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल डोमिनोज का, उसमें ब्लू एंड रेड और वाइट डॉट्स के कॉम्बिनेशन है, तो वो एक उनका यूनिक स्टाइल है। हम अगर वो लोग वो कलर देखेंगे एक साथ तो हमको समझ में आ जाएगा हाँ ये डोमिनोज का ही है। तो लाइकवाइज लोगोज जैसे भी जो भी इंक्लूड करना चाहे, एक्सेप्ट फॉर जो कि प्रोहिबिटेड है, ओके। है ना। और अदर थिंग्स जैसे हमारा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट सम रिंगटोन्स आर देयर, ओके। उनको भी ट्रेडमार्क्स कराए हैं। जैसे वो वोडाफोन वगैरह के होते हैं या फिर उनके एयरटेल के जो हाँ, रिंग। एयरटेल के जो ट्यून है हाँ। उसको ट्रेडमार्क कराया है। ओके। तो ऐसी ही सब चीज। सो इवन दैट इज आल्सो ट्रेडमार्क। यस। ओके। मुझे बताइए ट्रेडमार्क क्यों जरूरी होता है? लाइक बहुत सारे जो बिजनेस हैं मेरे आसपास जो चलते हैं, बेसिकली हम जो स्मॉल सिटी के लोग हैं उनको वो जो बिजनेस तो कर रहे हैं, बट ट्रेडमार्क हम लोगों को एक खर्चा लगता है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट इट ट्रेड मार्केटेड? क्योंकि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हाँ। तो वो आगे जाके अगर वो बहुत अच्छा गुडविल गेन करता है, बहुत उसकी रेप्यूटेशन होती है, तो पीपल स्टार्ट कॉपीइंग इट। ओके। कि इनका तो नाम हो गया है, हम भी वो नाम यूज करके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विसेज को उसके अंडर पे रेंडर करते हैं। तो उससे जो ओरिजिनल ब्रांड ओनर है उसका गुडविल हार्म होता है। तो इसीलिए अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी टाइम अगर आप ट्रेडमार्क ले लें और फिर आपका ब्रांड ग्रो करे तो आपके पास ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के राइट्स रहेंगे, है ना। अदरवाइज आपके पास राइट्स होंगे बट उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। ओके, मतलब उसके बाद भी राइट्स हो सकते हैं। हाँ। यू नो व्हाट इस एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी या फिर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडमार्क्स हम इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि हमको ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे जो ब्रांड है वो कितना आगे जाने वाला है। सो अगर बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम इट स्टॉप्स या किसी वजह से बंद हो जाता है। अब वो ट्रेडमार्क करवाना ये सब के पीछे भी काफ़ी खर्चा होता है। सो बट वाई यू से कि चीज़ें को शुरू या फिर हम आगे जाकर नहीं करवा सकते क्या ट्रेडमार्क? आगे जाकर भी करवा सकते हैं, बट अगर मीनवाइल किसी ने कॉपी कर लिया तब आपको उस चीज़ की ज़रूरत होगी। और ट्रेडमार्क ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्ट किया है पहले से और उसके बाद हम उसको नहीं ले सकते, क्या नहीं। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका काउंट होगा। अच्छा, सो से ईयर 2000 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद द नेम से ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2010 में, और मैंने ट्रेडमार्क नहीं करवाया है। और 2010 में किसी ने सेम ABC प्राइवेट लिमिटेड करवाया इन द सेम नेचर ऑफ बिजनेस। सो अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि भाई ये देखिए ये बिजनेस तो मैं पहले से शुरू कर था, या क्योंकि उसने 10 साल बाद उसने अपने ट्रेडमार्क करवा लिया है
सो नाउ आई विल लूज एवरीथिंग और मुझे नाम बदलना पड़ेगा. हाउ डज इट वर्क? नहीं नहीं, देखो अगर आपका यूज उनसे पहले है और आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि वो उस टाइम से 10 साल पहले से अभी तक वो कंटिन्यूअस यूज में है आपका ब्रांड, तो आप जो ट्रेडमार्क फाइल करेंगे आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारा इस टाइम से यूज में है अलोंग विद द एविडेंसेस कि कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलेगा. बट एंड ऑफ द टाइम जो ट्रेडमार्क करवाया रहेगा, हाँ. तो उसकी फिर वो राइट्स खो देगा क्या? नहीं. लाइक या फिर ऐसा कुछ है कि लेकिन वो तो रजिस्टर करवा सकता है ना 2010 में जो आया है. हाँ, उसको अगर रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो रिवोक नहीं होगा. अगर वो रजिस्ट्रेशन मिल गया और मुझे नहीं पता कि वो रजिस्ट्रेशन उससे मिल गया, हाँ. और बाद में मुझे पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कि अरे इसने तो रजिस्टर कर दिया, उस स्टेज में क्या होने वाला है? कैंसिलेशन फाइल होता है, रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं कि इनका जो मार्क है वो मिस्टेकनली रजिस्टर हुआ है जो नहीं होना था और मेरे ब्रांड को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे तो पास एक से option है. बताओ, ये जो है ट्रेडमार्क, ये सिर्फ बड़े बिजनेस को करना चाहिए कि किस लेवल तक के बिजनेसेस को सोचना चाहिए कि वो अपना ट्रेडमार्क वगैरह करवा सकें? ट्रेडमार्क हर कोई करा सकता है, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, प्राइवेट लिमिटेड्स, एक कोई इंडिविजुअल जिसके पास कोई फर्म नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी करवा सकता है. इवन स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम भी रखा है कि उनको जो गवर्नमेंट फीस है, अदरवाइज जैसे पार्टनरशिप फर्म होते हैं और अदर प्राइवेट लिमिटेड बॉडीज़ होते हैं, उसमें अगर जिनके पास एमएसएमई या स्टार्टअप सर्टिफिकेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट फीस आधी हो जाती है, पूरे हाफ अमाउंट उनको पे करना होता है. और एक चीज़ और है कि उनको फैसिलिटेटर्स भी दिए हुए हैं कि उनकी जो फाइलिंग होगी, उनका जो पूरा प्रोसीजर होगा वो एक फैसिलिटेटर करेगा और उनको गवर्नमेंट की तरफ से फीस पे किया जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है. ओके. यस. ट्रेडमार्क नहीं होने से क्या क्या मुश्किलें आ सकती है? जैसे आप भी देखे होंगे नाइकी, एडिडास, कितना मिसयूज होता है. उनका एक स्पेलिंग चेंज करके लोग यूज करते हैं और मतलब जनरल पब्लिक को क्या पता कि क्या है ट्रेडमार्क का पर्पस, क्या है कि जो जनरल पब्लिक है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ओके. है ना, तो ताकि हम एक ब्रांड देख रहे हैं और हम उनके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं तो हम वही सोच कर ले रहे हैं. किसी और काउंटरफिटेड गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए मतलब दूसरे कोई ना हो जिनका हम सेम यूज करें, गुडविल जिसकी हम सोच रहे हैं उनका यूज करें. हमारे शहर में ना एक बहुत बड़ी मेडिकल चेन है, तो उसका जो नाम है, मैं उसका एग्जैक्टली ब्रांड नेम नहीं लूंगा, लेकिन आई विल से दैट फार्मास्यूटिकल, तो उसको लोगों ने कई बार श्री फार्मास्यूटिकल या जय फार्मास्यूटिकल्स इस तरीके से लोगों ने उसको यूज किया है. सो इज दैट एक्चुअली लीगली अलाउड टू डू दैट? कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके हाँ, उसी में हाँ. नहीं, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है. Okay. क्योंकि मतलब वही लॉजिक है कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना जैसे चाहिए. एडिडास है तो श्री एडिडास. हाँ नहीं, ऐसा नहीं कर ऐसा सकते. नहीं अगर कर ऐसा सकते. अलाउ किया तो फिर हर कोई ले लेगा ना, तो इसीलिए अगर कोई आपका यूनिक नेम बन रहा है उस नेम को इंक्लूड करके तो आप वो ले सकते हैं जिसका मतलब कोई स्कोप ऑफ कंफ्यूजन बचता ही नहीं है. अच्छा. वैसा नाम आप ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा एक लेटर ऐड कर दिया, एक वर्ड ऐड कर दिया, वैसा नहीं होता. ओके. और स्पेलिंग्स का क्या रहेगा? जैसे कि कई बार होता है इंग्लिश में सेम थिंग कैन बी स्पेल्ड इन अ डिफरेंट वेज, या फिर अलग स्पेलिंग करके भी वो सेम चीज को बोला जा सकता है. जैसे कोका कोला विद के. हाँ, यस, कोका कोला विद के. सो हाउ डज इट वर्क? तो स्पेलिंग चेंजेस अलाउड रहेंगे इसमें? नहीं, देखो उसमें फोनेटिक सिमिलैरिटी हो जाएगी. अच्छा, वो फोनेटिक पे आता है. ओके. फोनेटिक, विजुअल, ये सब सिमिलैरिटीज अलाउड ही. तो ट्रेडमार्क लेने की प्रोसीजर क्या होता है? पहले फाइलिंग होती है कि पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीज है इंडिया में 5, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद. ठीक है, 5 रजिस्ट्रीज है. वहीं पर ही जिसका जुरिस्डिक्शन जहाँ होता है वहाँ पर फाइलिंग होती है. उसके बाद रजिस्ट्री उस पे एग्जामिनेशन करता है उसका कि उस पे कोई सिमिलर मार्क तो नहीं है. और एक चीज और होती है, जैसे कोई डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क्स अगर हो, व्हाट है इज ना, डिसेप्टिव सिमिलर? इट मीन्स कि अगर तुम कोई मार्क एग्जिस्टिंग मार्क है उसमें जैसे थोड़ी सी चेंजेस करके उसको ले आए, मतलब उसको अपना ब्रांड नेम बना लिया, तो वो चीज़ें अलाउड नहीं है. और जो कि बहुत डिस्क्रिप्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस अगर आपका नाम ही आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो आपके सर्विसेज है उसको डिस्क्राइब करता, अच्छा, तो दीज आर ऑल नॉट अलाउड. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि आप मेरा जो नाम है वो मेरे प्रोडक्ट को, मतलब जो मेरा जो ब्रांड नेम है, तो से दिस इज अ पेन, सो पेन प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, इट कैन नॉट बी लाइक दिस. ये डिस्क्रिप्टिव होगा? नो, पेन प्राइवेट लिमिटेड वो एक बिजनेस का नेम हो जाएगा. या बट आप ब्रांड नेम जैसे हाँ, कि पेन. पेन तो ये नहीं ले सकते. जैसे टेलरिंग का काम है, दर्जी, हाँ, ये नहीं ले सकते. अच्छा, ये नहीं हो सकता. डिस्क्रिप्टिव है.
बट मैंने एक देखा, एक मोची नाम से ना एक ब्रांड नेम चलता है। मोची किस लिए है? वो शूज के लिए। बट हाँ, हाँ, शूज के लिए। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने मतलब अगर बहुत अच्छा रेपुटेशन गेन किया है ना, बहुत टाइम से उसे यूज किया हुआ है, तो आपको एक मतलब वो एक्सेप्शन में अगर फॉल करा तो मिल दैट सकता मीन्स है। इट शुड गो थ्रू, देन वो लीगल हाँ, रूल से जाएगा, हाँ, और तब कहीं आउट ऑफ मेनी एक्सेप्शंस अगर वो मिल पाए तो मिल पाए, हाँ। अदरवाइज एज अ रूल वो डिस्क्रिप्टिव नहीं, चीजें अलाउड नहीं है। हाँ, इट शुड एक्वायर सम डिस्टिंक्टिवनेस। ओके ओके ओके, Yes. दैट्स सो इंटरेस्टिंग। ओके, एंड मैं कई बार देखता हूँ कई ब्रांड के सामने ऊपर में ना TM लिखा रहता है, और कई ब्रांड्स के ऊपर R लिखा रहता है। सो वो होता क्या चीजें हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? TM हम तब यूज करते हैं जब हमने एप्लीकेशन फाइल कर दिया है ट्रेडमार्क के लिए और वो पेंडिंग है ओके, बिफोर द रजिस्ट्री। वो पेंडिंग है तब हम TM यूज कर सकते हैं, और जब वो रजिस्टर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तब हम यूज करते हैं R, विच मीन्स रजिस्टर्ड। ओके यस। ओके। आपने बताया था कि हमको फाइल करना होता है वो सारी हाँ। चीजों पे, फिर फाइल करने के बाद क्या होता है? फाइलिंग के बाद रजिस्ट्री के साइड से एग्जामिनेशन होता है। अगर उनको लगता है कि कोई मतलब जो भी ये सारे और भी कोई एग्जिस्टिंग मार्क है या वो जो ट्रेडमार्क है वो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है ना, ये सब चीज़ें चेक करती है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है तो उसका हम लोग को रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ऑब्जेक्शन किस टाइप का रहता है, मतलब कौन करता है ऑब्जेक्शन? ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के अच्छा। एग्जामिनर जो होते हैं, ओके वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ओके ओके। हाँ, उसके बाद अगर हम प्रॉपर उसका रिप्लाई रिस्पॉन्स देते हैं, अगर उससे वो सेटिस्फाई होते हैं, मान लो या तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है ना, हम हो सकता है हमने अपना बताया हुआ है कि हम तो 2010 से यूज कर रहे हैं, बट हमने कोई एविडेंस नहीं डाला, तो अब वो रजिस्ट्रार किस बेसिस पे उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो हमको उसके लिए एविडेंस मांग सकते हैं। तो हमको जो भी एविडेंसेस है वो अटैच करने हैं। अगर उससे सेटिस्फाई होते हैं एग्जामिनर तो डायरेक्टली एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो फिर हियरिंग में जाता है। फिर हियरिंग हम अटेंड करते हैं, फिर वहां से अगर क्लियर हुआ तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिफ्यूज हो गया तो वो वहीं पे खत्म। ओके, देन मतलब उस नाम को मैं फिर नहीं करवा सकता, नहीं, मैं फिर नए नाम या नए मार्क के हाँ। साथ मुझे अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि मैंने बनारसी चाट वाला का एग्जांपल लिया, तो मैं बनारसी ऑटोमोबाइल, जैसे बनारसी चाट वाला से वो रजिस्टर्ड है, सो कैन आई रजिस्टर द सेम नेम, और मैं अपना जो इंडस्ट्री है वो बदल देता हूँ, बनारसी ऑटोमोबाइल कर देता हूँ, सो विल इट वर्क इन दैट वे? आपका डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड चैनल क्या है। अगर आप सेम रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अगर कुछ और कर रहे हैं, तो एक केस लॉ था जैसे नंदिनी डीलक्स, ये बहुत ही फेमस और लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये ही बोला गया था कि अगर ट्रेड चैनल्स दोनों मतलब जैसे एक था रेस्टोरेंट का और जो सेकेंड पार्टी थी उनके मिल्क प्रोडक्ट्स का वो था, काम था, तो अगर वो दोनों का ट्रेड चैनल अलग है जिसमें जनरल पब्लिक को कंफ्यूजन होने का कोई स्कोप नहीं है, तो वहां पे वो कर सकते हैं। क्योंकि देयर आर 45 क्लासेस जहाँ पे आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे, तो अगर वो दोनों क्लैश नहीं कर रहे हैं तो आप कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, विद अ कंडीशन कि एक दूसरे के बिजनेस में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ। डज इट मीन कि मैं पेप्सी नाम से कुछ भी ओपन कर सकता हूँ? नहीं, देखो कुछ होते हैं वेल नोन मार्क्स। वेल नोन मार्क्स का ऐसा है कि उनको प्रोटेक्शन मिलता है बियॉन्ड मतलब जहाँ उन्होंने फाइल किया है उससे भी ज्यादा, है ना, बियॉन्ड देयर क्लासेस। तो अगर वो उनका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है तो वो प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर नहीं भी है तो जो वेल नोन मार्क्स है उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, सो लाइक आई कैन नॉट ओपन एनीथिंग, जैसे पेप्सी तो बेवरेजेस या फूड इंडस्ट्रीज, फूड बिजनेस पर है, आई वांट टू ओपन इट एज इलेक्ट्रॉनिक्स, पेप्सी इलेक्ट्रॉनिक्स, सो आई कैन नॉट डू इवन पेप्सी इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो। फॉर वेल नोन मार्क्स यू कैन नॉट डू, बट अदर देन दैट आप कर सकते हैं। अदर देन दैट आई कैन डू दिस। मैंने कई बार देखा, मैं ये थोड़ा क्लास वगैरह का स्टडी कर रहा था, कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं क्या, स्पेशली मैंने देखा फॉरेन फर्म्स है जो बिगर फर्म्स जो अक्रॉस ऑल क्लास रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कुछ कॉमन ब्रांड्स है जो मोस्टली हर क्लासेस में जैसे है। टाटा, रिलायंस, ये सब तो कैसे ऑटोमोबाइल्स के भी हैं उनके, मतलब वो डिपेंड करता है। अगर वो सारे जो क्लासेस हैं उनमें फॉल करते हैं तो वो लेते हैं, मतलब ये मोस्टली नहीं करते हैं, बट जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो नाम को वो सारी क्लासेस में सिक्योर करें। ओके हाँ। अच्छा, कई बार ऐसा भी है जैसे कि मेरे पास एक नाम है sellabc.com, या मैं इस बिजनेस में कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, कोई एक और बिजनेस आया वो उसने यूज किया sellmyabc.com, सो ये परमिसिबल रहेगा? नहीं, ये वही अगेन ट्रेडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नहीं अलाउड है ना, क्योंकि
क्या किया उन्होंने, सिर्फ माई ऐड किया, अच्छा। उससे आपका भी गुडविल डैमेज होगा। और जो जनरल पब्लिक है वो इतना ध्यान नहीं देती कि इसमें माई नहीं है, वो सोच रहे हैं वो आपका ही वाला वेबसाइट है, बट वो किसी और का यूज कर रहे हैं। ओके। तो वो जैसे याहू हो गया और माई याहू। हाँ नहीं, याहू का ही एक केस लॉ भी था ओके जहाँ पर जो सेकंड पार्टी थी उन्होंने उनका वेबसाइट कॉपी किया, ओके तो उसमें याहू को प्रोटेक्शन मिला था कि वो जो भी ऑनलाइन चैनल्स हैं एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो है। ओके। कोई यूएस में बैठा हुआ है कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गूगल ही है, वो गूगल वहाँ यूएस में रजिस्टर्ड है। सो क्या मैं वो जो है वो यूएस में ही उसका लॉ यूज होगा, एंड कैन आई यूज द सेम नेम इन इंडिया, और इंडिया में अगर मैं उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता हूँ क्या? मैं तो बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल, मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि मैं जो रजिस्टर कर रहा हूँ क्या वो मेरे बस कंट्री में है, और सेम नेम कैन बी टेकन इन अदर कंट्री और नॉट? सी देयर इज अ थिंग कॉल्ड ट्रांस बॉर्डर रेप्यूटेशन। अच्छा। किसी कंपनी का अगर उनकी ओरिजिन कंट्री से कहीं पे बाहर पे उनका अगर रेप्यूटेशन बना हुआ है ना, जैसे थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, है ना, इंटरनेशनल मैगजीन्स लोग जानते हैं, जैसे एक केस था वर्लपूल का, वो इसमें लैंडमार्क जजमेंट है। वो क्या हुआ था उसमें? उसमें ये हुआ था कि जो वर्लपूल के अगेंस्ट में फाइल किया गया था एक सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, है ना, तो वर्लपूल का फिर निकला कि इंडिया में उसका कितना रेप्यूटेशन है। ओके। तो कोर्ट ने वो चीज को तो देखा। वर्लपूल के नाम से इंडिया में किसी और रजिस्टर कर रहे थे? हाँ। कोई और? ओके। नहीं सॉरी, वर्लपूल ही इंडिया में कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट किसी और ने किया कि उनका इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, तो उनको यहाँ पे नहीं राइट्स नहीं मिलेंगे। ओके। तो वहां से ये ट्रांस बॉर्डर रेप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आया था ओके। कि अगर उनका किसी भी तरीके से इंडिया में प्रेजेंस है तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, भले ही वो अभी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, बट लोग उनको जानते हैं, तो वो ट्रांस बॉर्डर रेप्यूटेशन उनको उनके ब्रांड को प्रोटेक्ट करेगा। क्या ये एक बार रजिस्ट्रेशन में कर लूंगा सो इट विल कैरी लाइफ लॉन्ग? नहीं नहीं नहीं, ये काफी लोगों को लगता है कि हमने बस रजिस्ट्रेशन ले लिया तो कुछ नहीं करना है। नहीं, उसकी वैलिडिटी 10 साल तक की होती है, 10 ईयर्स। उसके बाद आपको उसको रिन्यू करना होता है। 10 ईयर्स के बाद अगर 10 ईयर्स कंप्लीट होने से 6 महीने पहले या तो आप रिन्यू करवा लो, या तो आप 6 महीने बाद तक भी करवा सकते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ्स में लेट फीस आपको लगेगा, है ना। और उसके बाद भी अगर आपका वो 6 मंथ्स भी आपने लूज कर दिए, आप उसके बाद रिस्टोरेशन आप ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अपने ट्रेडमार्क को रिस्टोर करने के लिए। तो टोटल आफ्टर एक्सपिरेशन आपको 1 साल तक का टाइम लिमिट दिया जाता है विथ लेट फीस कि आप ले, अदरवाइज आपका मार्क अगर आप उसमें भी नहीं करें तो फिर वो रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्ट्री से। ओके। मुझे ये जानना था कि लाइक ट्रेडमार्क के केसेस पर और ऐसे रियल लाइफ में ऐसे कुछ क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया होगा भी, या कोई अपने कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके आपने देखा होगा कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहा होगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम आया होगा एंड उन्होंने ये चीजें हैं, तो ऐसा कुछ है आपके पास एक्सपीरियंस? जैसे मेरे एक क्लाइंट है जिनका वो पहले पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे थे। एक किसी सेव की कंपनी थी, सेव मैन्युफैक्चर करते थे, सेव बना रहे थे। अच्छा। अब वो फिर उन लोग का जो भी आपसी डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद अब एक ने रजिस्टर करवा लिया, अब वो उनके बीच का डिस्प्यूट चल रहा है कि बाकी दो को भी वही चाहिए। चला तो एक साथ ही रहे थे ना, काम एक साथ ही कर रहे थे, बट अब जब उनमें डिस्प्यूट हुआ तो सब अलग अलग अपना इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, कोई किसी को CND नोटिसेस भेज रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर उनका प्रॉपर एग्रीमेंट पहले से रहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम ऐसा ऐसा करेंगे, अगर हम अलग होते तो ऐसा होगा, वहां से हम ये चीजों को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से नाम है जिसको हम ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते? कुछ ट्रेडमार्क्स एक्ट में ऑलरेडी प्रोहिबिटेड मार्क्स है। कोई भी जैसे या ऑब्सीन या कुछ ऐसे वर्ड्स हुए जो हम नहीं यूज कर सकते हैं, और जैसे किसी भी रिलीजन को बताता हुआ या कोई भी जैसे डॉक्टर का साइन हुआ या कुछ भी, ये सब हम नहीं कर सकते। मैं शहर, गांव, ये सब का नाम यूज कर सकता हूँ? नहीं, ये भी सब प्रोहिबिटेड है। अच्छा, ये भी प्रोहिबिटेड है। से अभी ये रायपुर है तो रायपुर स्वीट्स, कैन आई ओपन इट लाइक दैट? रायपुर स्वीट्स नहीं, देखो जैसे आप पर्टिकुलर किसी एक सिटी का नाम, कोई जगह का नाम सिर्फ आप वही ले लिए। अब आप सोचिए अगर किसी को हम ये ट्रेडमार्क दे देते हैं ना, मतलब रजिस्ट्री अगर ये ट्रेडमार्क दे देती है, फिर उन कैसे कर सकते हैं, मतलब वो कैसे उनको एक जगह के नाम का राइट्स दे सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप कुछ उसमें एडिशन करते हो, है ना, कि जो ये दिखाता है कि वो पर्टिकुलर जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तब एक बार के लिए अलाउ कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ पर्टिकुलरली उसी चीज की बात हो रही है तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल। बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे फर्म्स हैं ना जो वो नाम रख लिए हैं एंड दे आर रनिंग दैट नेम और बहुत समय से चला ही रहे हैं। आई थिंक रायपुर में भी रायपुर ढाबा, रायपुर रेस्टोरेंट्स, इस तरीके की चीजें होती हैं। बट अगर उसको
लीगली अगर देखें शायद वो चल रहा, किसी ने नोटिस नहीं किया है या किसी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया करके शायद चल रहा होगा। बट डू यू थिंक कि अगर इस सब चीज़ों को अगर ऑब्जेक्ट किया जाए तो देयर विल बी लाइक वो ऐसा रूलिंग आ सकता है उनके अगेंस्ट में कि आपको ये शायद ये नाम अलाउड नहीं है टू रन इट लाइक दिस? मे बी दैट इज पॉसिबल। वो डिपेंड करता है एक्चुअली, बहुत चीज़ें मतलब सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये हो ही जाएगा या ये नहीं ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन द रजिस्ट्रार, जो भी बाकी उनका इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक जब मैं एक बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ और नाम वगैरह को लेकर क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो मुझे ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। आप जो कर रहे हैं आप वही पूरा आप नहीं बता सकते, है ना। और सेकेंडली ऐसा कोई भी प्रोहिबिटेड साइंस या कोई भी नाम ऐसा ना हो आपके लोगों में या आपके वर्ड में, ये चीज़ें। और सेकेंडली लोगों को लगता है कि हमने अगर बिजनेस नेम रजिस्टर करवा लिया है ना तो वही हमारा ट्रेडमार्क। या मुझे अगर लगता है कि मैंने कंपनी कुछ रजिस्टर हुआ है, वैसे पर्सनली मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाया, सो वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो रजिस्टर हो गया एंड आई थॉट कि अब क्योंकि ये भाई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अगर मेरा नाम रजिस्टर हो गया है सो आई थिंक आई एम फ्री टू यूज दिस ब्रांड नेम। और हुआ ये जैसे कि आपने कहा था कि वो डोमेन नेम जो है उसके थ्रू तो पता चलता है। तो यूएस की एक कंपनी थी एंड इट वाज वेरी सेम बिजनेस में थे उन लोग। और उस समय एज अ जब हम स्टार्ट करते हैं ना बिजनेस तो हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे बिजनेस कोई नोटिस कर रहा होगा। वी थिंक यार हम तो छोटे से लोग हैं, हमें क्या, हमारे बारे में कौन देख रहा है या कौन किसको इतनी फुर्सत है कि हम पर वो करेगा। सो वो कैलिफोर्निया की कंपनी है एंड बाय द मीन्स ऑफ देयर लॉयर्स इन इंडिया वहाँ से मुझे नोटिस आया दैट यू आर यूजिंग आवर ब्रांड नेम। तो वही जो सीज एंड डिसीज स्टाफ ने जो बताया वो चीज़ें वहाँ पर हुआ है। सो तब मुझे फिर वो नाम को बदलना पड़ा। सो वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए सेटबैक भी रहा क्योंकि हमने जो डोमेन वगैरह जो ले लिया था वो एक अच्छी गूगल में भी अच्छी रैंकिंग वगैरह में सब चली गई थी एंड इट वाज वर्किंग वेल। और अचानक से नाम को चेंज करना ये सब बहुत मुश्किल काम रहा हमारा। इसीलिए जब हम फाइलिंग करते हैं ना उसके पहले एक ट्रेडमार्क सर्च कंडक्ट करते हैं। ओके। जिससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि कोई भी सिमिलर काइंड ऑफ नेम या कोई भी सेम टाइप ऑफ नेम अवेलेबल पहले से एग्जिस्टेंस में तो नहीं है। अच्छा। है ना। अगर वो हम ट्रेडमार्क सर्च के जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट ही है ना, उनके साइट पे ही हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सिमिलर काइंड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज में सेम ट्रेड लाइन में तो नहीं है। वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। ओके। तो फिर अगर कोई रहता है तो हम नाम चेंज कर सकते हैं। जो सर्च कंडक्ट नहीं करते उनको फिर आती है परेशानी। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे आप ही के प्रोफेशनल हैं, आप एडवोकेट हैं, फिर सीए होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो तो अपने नाम से प्रैक्टिस करते हैं। अब उस नाम का कैसा रहा होता है, क्या उसको भी क्या ट्रेडमार्क करवाना चाहिए? पहला चीज मैं ये जानना है। और क्या उसमें भी ऐसे कुछ मुश्किलें आ सकती है क्या? लाइक यू आर यूजिंग माई नेम, दो आदमी के सेम नेम एंड सरनेम भी हो सकता है। इन दैट केस कैसे सेटल होती चीजें? देखो ट्रेडमार्क वही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 2-3 चीज़ें मेनली हमको रखना है कि पहले से कोई एग्जिस्टेंस में ना हो। दूसरा उसमें मतलब ट्रेडमार्क में कुछ यूनिकनेस होना चाहिए कोई ब्रांड नेम है। करवाना सबको चाहिए, जो भी डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, उनको जो भी उनका ब्रांड नेम है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट उनका तो नाम ही उनका ब्रांड हुआ ना। से आई एम अ डॉक्टर या फिर मैं एडवोकेट हूँ एंड आई एम अ रेप्यूटेड एडवोकेट एंड से माय नेम इज से सागर जैन, तो एडवोकेट सागर जैन मैंने ऐसा लिखा। नाउ देयर कुड बी अनदर सागर जैन, ये तो कोई गारंटी नहीं है कि सागर जैन, और वो भी एडवोकेट हो सकता है ना। नाउ ही आल्सो वांट टू प्रैक्टिस एडवोकेट सागर जैन और मैं बड़ा एडवोकेट हूँ एंड आई एम ऑलवेज प्रमोटिंग माई सेल्फ एडवोकेट सागर जैन, और उसने बगल में ऑफिस खोला वो भी एडवोकेट सागर जैन है। इस केस में कैसे कोर्ट इसको देखेगी? वो ऐसे करेगी कि अगर आप जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी आप पॉपुलर हैं, तो ये चीज का ट्रेडमार्क में बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आपका एक रेप्यूटेड गुडविल है और आपका मतलब काफी आपने यूज किया हुआ है, वेल नोन है टू जनरल पब्लिक्स, तो आपको कोई भी जो कि नहीं भी हो सकता है ना मिले, वो चीज भी आपको मिल सकती है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव एक्वायर्ड एंड डिस्टिंक्टिवनेस। इस रीजन। तो वो जो दूसरा बंदा है जो उसका भी तो नाम वही है, उसका नाम वही है, बट आपने तो करवा लिया ना, फाइल आपने रजिस्टर करवा लिया। practice in that name. He can, but he has to like change the name और उसको कुछ ऐड करे, या क्योंकि वो आपको डायरेक्टली इन्फ्रिंज करेगा। अगर उसने सेम नाम से सेम काम स्टार्ट कर दिया तो वो सीधा आपका इन्फ्रिंजमेंट है। अगर सुरभि है, सुरभि पॉपुलर हो गई है और बगल में कोई और सुरभि गई,
बिकॉज वो तो यही खोलेगी ना कि यार सुरभि नाम से हो सकता है इसके पास अगर 10 क्लाइंट जा रहे हैं तो हो सकता है मेरे पास ही 2-3 क्लाइंट्स आ जाए इस टाइप से। हाँ तो ये तो चांसेस हैं। और फिर वो भी ये कह सकती है भाई मैं भी तो सुरभि ही हूँ, हाँ है ना, तो मुझे क्यों नहीं राइट्स है वो प्रैक्टिस करने के। तो पहली बात तो सुरभि जो है, पहली वाली सुरभि जो पॉपुलर वाली जो आप हो समझ लो, तो आपको वो नेम रजिस्टर, अभी आपने बोला ना शायद नाम नहीं हो पाता ना रजिस्टर की, हो जाएगा। नहीं नहीं, दैट डिपेंड्स। अच्छा। नाम होता है बट मतलब डिपेंड करता है कि आप उस पे कुछ लगा रहे हैं पहले से एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। वो जब हम फाइल करते हैं फिर वो जब एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पे ही क्लियर हो जाता है कि अच्छा। व्हाट आर द चांसेस एंड। अच्छा, एक चीज तो ट्रेडमार्क होता है, और मैं फिर ट्रेडमार्क एक हो गया, और आप टीएम और आर भी बता रहे थे, तो टीएम इज समथिंग जो रजिस्ट्रेशन से पहले है। हाँ। अगर मैं आर लगाकर ब्रांड को नहीं चला रहा हूँ, सेम मेरा रजिस्टर हो गया बट आई एम नॉट पुटिंग आर, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो तो आपकी चॉइस है, उससे अच्छा, कुछ नहीं होगा। उससे बट कुछ नहीं हाँ, बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो यू शुड पुट दैट आर ऑन योर लोगो, ताकि लोगों को पता चले कि ये रजिस्टर्ड ब्रांड है। उससे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता है लोगों में कि ये भाई रजिस्टर्ड है। बट दैट डजंट बिकम अ ग्राउंड टू कंटेस्ट कि भाई मैंने तो आर देखा नहीं इसके ब्रांड में एंड दैट्स व्हाई आई टुक ना इट। ना ना ऐसे नहीं होता। वैसे नहीं बनेगा ना। दैट्स कूल। आप बता रहे थे ये एक ट्रेडमार्क होता है, और किस जैसे गाना बनाया मैंने ट्यून, तो ये किस प्रकार के राइट्स पे आती है? ये कॉपीराइट में आएगा। ओके, ये कॉपीराइट देयर है। आर अदर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एटसेट्रा। ओके। तो कॉपीराइट जैसे आप जो सॉन्ग का बात कर रहे हैं ना, उसके जो लिरिक्स हैं, उसमें जो आर्टिस्ट हैं, इन सब के जो वर्क है वो कॉपीराइट हो। जो आर्टिस्ट वगैरह जो हाँ, होते जो हैं। वीडियोग्राफी की है, जो विजुअल्स है ना, वो भी कॉपीराइट होंगे, ताकि अच्छा। कोई और उसको यूज ना कर सके। वो कॉपीराइट के अंदर में आता है। एंड व्हाट इज आईपीआर? आईपीआर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपके माइंड से बना हुआ है। ओके। पेटेंट इज ऑल्सो देयर। कोई भी इन्वेंशन पे नया इन्वेंशन हुआ। सो इज आईपीआर एंड पेटेंट सेम? No, patent is a type of IPR. ओके। Yeah, patent, trademark, all falls under the types of IPR. ओके, दीज आर द टाइप ऑफ Yes. आईपीआर। तो ये आईपीआर के अंडर में ये सारी हाँ। चीजें हैं। सो व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट इज अगर आपने कोई नया इन्वेंशन किया तो उस पे पेटेंट के राइट्स ग्रांट होते हैं। कोई भी नया चीज बनाया, जैसे ये माइक, ये कभी बनी होगी, Okay, तो yes. वो एक जब वो नया इन्वेंशन हुआ, ये नहीं कि उसमें थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस कर दिए और पेटेंट के लिए नहीं। जब वो इन्वेंशन ही पूरा नया है, तब वहां पे हम पेटेंट के तो लिए क्या apply एक करते कंपनी जो पेटेंट करता है, यू सेड कि किसी ने माइक डेवलप किया, तो अब माइक बनाने के राइट्स जो हैं ये उन्हीं के पास है। हैं। हाँ। तो अगली कंपनी को अगर कोई, क्योंकि हम तो देखते हैं कि सेम टाइप के टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे, जैसे कैमरा है, तो देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स हु आर मेकिंग द कैमरा, बट ऐसा हुआ होगा कि सम टाइम कि किसी एक ने कैमरा को इन्वेंट किया होगा और उसने हो सकता है पेटेंट भी करवाया होगा। सो हाउ कम ये फिर ये बहुत सारे ब्रांड्स बनाने लगते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स इसको? ये होता है इसलिए कि एक तो वो एक टाइम पीरियड के लिए रहता है, उसके बाद जो है जनरल पब्लिक भी मतलब फिर वो यूज में आती है, और उसके पहले जब तक राइट्स रहते हैं तब तक ये रॉयल्टी पे करके उसको Okay. लेना होता है। So जैसे I सेम can विद pay. कॉपीराइट ऑल्सो, Okay. है ना, आप रॉयल्टी पे करके कोई भी हम लोग गाना कहीं भी प्ले करते हैं तो हम लोग को रॉयल्टी पे करना होता है। ओके, सो पेटेंट इज बेसिकली फॉर सर्टेन, क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि एक टेंजिबल चीजें जो है, प्रोडक्ट है, या फिर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हाँ, होंगे, हाँ। है ना, कुछ जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आई थिंक द फॉर्मूला वर्क्स एज अ पेटेंट, क्योंकि मैंने सुना है कि इस दवाई की पेटेंट इसके पास नहीं है या उसके पास नहीं है, सो दैट कम्स एज अ पेटेंट। बट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली ये ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी इज अ ट्रेडमार्क, हाँ। है ना, एंड वो जो दवाई जो दे रहे हैं, जो दवाई जिस फॉर्मूला से बना रहे हैं, सो दैट वे अगर ये उन्हीं का है, सो इट विल, अगर वो नया इन्वेंशन उन्होंने उन्होंने किया किया है, है तो उनको पेटेंट मिलेंगे तो उस उनको चीज़ के। पेटेंट और एक मिलेगा। चीज जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब, उनका जो लोगो है हाँ हाँ वो भी साथ में ट्रेडमार्क हुआ होगा, और उसका जो लेबल होता है ना, लेबल को कॉपीराइट कर, तो सी देखते होंगे आप कई बारी लोगोज Yes, में, yes, yes, yes. सी इज फॉर कॉपीराइट। ओके ओके ओके, Yes. ये उनके लेबल के हाँ, लिए लेबल को प्रोटेक्ट कर। और डिजाइन भी होता है, जैसे ये अच्छा। लैंप है, हाँ, हाँ। अब इसका जो शेप है हम इसको प्रोटेक्ट करना है। या हो क्योंकि- सकता है मैंने यूनिकली बनाया है। हाँ, क्योंकि बहुत लोग उसे भी तो कॉपी करते हैं ना कि ये शेप अच्छा लग रहा है किसी Yes. भी आर्टिकल में, हाँ हाँ हाँ। तो हम उसको डिजाइन एक्ट के अंदर में प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बताइए, जब इतने
कुछ रूल्स हैं, तो ये जो मिलता जुलता नाम रिबॉक के साथ रिबुक भी निकलता है ना, एडिडास और एबीबास भी मिलता है, तो ये कैसे सरवाइव कर जाता है? क्या वो कंपनी की नजर नहीं रहती इन सब चीजों पे? ये रहती है, उनको जाते भी है नोटिसेस, बट जो एकदम छोटे छोटे जो लोग रह जाते हैं, जिन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं और उन लोग कहीं ना कहीं से ना मतलब ट्राई करते हैं जितना हो सके उनको अवॉइड करें, बट अब एकदम बहुत छोटे मोटे कहीं से दुकान वाले वैसे बेच रहे हैं, तो उतना पॉसिबल कई बारी नहीं भी हो पाता है कि हर किसी को कर पाए। साथ में एक और प्रॉब्लम हुआ, ये तो चलो नाम को फिर भी वो चेंज करके थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये डुप्लीकेट कॉपी है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, जैसे मार्केट में बोलते हैं यार ये तो फर्स्ट कॉपी चल रहा है उसका, ये फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी है। दैट मीन्स फर्स्ट कॉपी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर ब्रांड वगैरह भी सब कुछ सेम टैग के साथ आ रहा है। सो यहाँ पर वो ब्रांड्स क्या कर रही हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉपी मीन्स उनके ब्रांड रेपुटेशन को तो खराब, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ना दैट आई एम बाइंग एन ओरिजिनल। और ये मार्केट में ये हमेशा से, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल दिस फिटनेस प्रोडक्ट्स, और मैं जब प्रोटीन लेता हूँ तो प्रोटीन में जो ब्रांड बेच बहुत इश्यूज होती हैं, ये ओरिजिनल आ रहा है कि डुप्लीकेट्स आ रहा है। तो ये जो डुप्लीकेट मतलब सेम नेम से ट्रेड कर रहे हैं, तो इस पर भी कोई पकड़ नहीं हो पाती क्या? या ब्रांड जस्ट एक वहां पर एक तरीके से हेल्पलेस हो जाता है, यार बना रहे हैं तो बन ही रहा है, व्हाट वी कैन डू, इज इट लाइक दैट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो CND नोटिसेस है ना, तो वो अब जो बहुत बड़ी ब्रांड्स होती है ना, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करना पड़ता है। वो इतना छोटा 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 करके कहीं कहीं पे रहता है, बट वो ट्राई करते हैं कि जितना हो सके सबको मतलब वार्निंग देके बंद कराए। अब एक बंद करा दूसरा चालू कर लिया, ये भी चीजें आई मीन वो इनका एक रेगुलर प्रोसेस है कि पता करो कहाँ डुप्लीकेट आ रहा है और उसको फिर बंद करना है। अच्छा ये बताइएगा, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह ये सब में कितना एक्सपेंसेस होता है एक आम आदमी के लिए? वो कितना भारी पड़ता है और कितना लंबा प्रोसीजर है ये? देखिए डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्शन आए या ना आए, कोई अपोजिशन थर्ड पार्टी फाइल कर रही है या नहीं कर रही है, तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग। सो नो आई वाज आस्किंग दिस वन कि ये जो पेटेंट है ना, तो ये पेटेंट वगैरह फाइल, अच्छा पेटेंट फाइलिंग के क्या प्रोसीजर्स हैं? आई वाज आस्किंग अबाउट द प्रोसीजर बेसिकली, लाइक फीस एंड ऑल, कितना उनको खर्च करना पड़ता है, लाइक ट्रेडमार्क वगैरह का? जैसे मैंने बताया था, ट्रेडमार्क में तो स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए काफी मतलब रिलैक्सेशन है, और अदरवाइज अभी जो है थोड़ा सा रजिस्ट्री पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि रजिस्ट्री का थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रोसेस। अदरवाइज आपका अगर नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसके हिसाब से भी 6-8 महीने में आप समझ लीजिए आपका मार्क रजिस्टर हो सकता है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्शन आता है या अपोजिशन आता है तो वो इट कैन एक्सटेंड। अच्छा, व्हाट इज अ सीक्रेट, एनी सीक्रेट दैट कॉमन पब्लिक डजंट नो बट अ लॉयर, ट्रेडमार्क लॉयर नोज अबाउट दोस थिंग्स? ऐसा कुछ सीक्रेट है जो आमतौर पे पब्लिक को नहीं पता होता? हम लोग जो नाम देखते रहते हैं, या आप नाम को किस वे से, जब आप नाम को पढ़ते हैं और हम एक नॉर्मल पब्लिक एक नाम को देखते हैं, तो उसमें आपके क्या एंगल और क्या पर्सपेक्टिव रहता है, क्या सोचते हैं आप? देखिए इसमें नॉलेज डिफर करता है। एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता कि क्या क्या चीज का ऑब्जेक्शन आ सकता है। हम देखते हैं कोई चीज को, हाँ इस पे ना मिल सकता है। अभी जैसे मिस्टर क्लीन फॉर एग्जांपल, अभी मिस्टर क्लीन आप किसके लिए ले रहे हैं? क्लीनर्स के लिए, है ना, तो उसको देख के एक आइडिया मिल जाता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है ना। और ऐसे कुछ फेमस ब्रांड्स भी हैं जो एग्जिस्टेंस में है, तो हो सकता है कि उनको भी इन्फ्रिंज करें। आपने मिस्टर क्लीन बोला ना, तो एक चीज और ध्यान में आया, जब भी हम कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग देखते हैं, लाइक ये जो एसिड्स फिनाइल्स वगैरह हैं, तो ये हार्पिक बेसिकली है, उसका ब्लू कलर दिखता है। अब हम जब जाते हैं किसी शॉपिंग स्टोर पे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ अ डिजाइन, और हमको लगता है कि वी आर बाइंग हार्पिक, बट समटाइम वी आर बाइंग समथिंग एल्स ऑल्सो, क्योंकि हम सिर्फ डिजाइन और कलर देखकर हम सोचते हैं वी आर गेटिंग दैट, बट तो हार्पिक ने, और वो प्रॉपर ब्रांड स्टोर्स पे मिलते हैं, तो ऐसा है क्या कि उसने पेटेंट ही नहीं किया अपने डिजाइन का, दैट्स व्हाई अदर आर सेलिंग, कि यहाँ पर भी सब वो चलता है, एटीट्यूड चल रहा है? ट्रेडमार्क जो है ना, ट्रेड ड्रेस को भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, है ना। ट्रेड ड्रेसेस, जैसे ट्रेड ड्रेस पे कैडबरी का केस लॉ था, उसमें कैडबरी का आपने देखा होगा एक पर्पल का अलग शेड है, वो शेड उनका ट्रेडमार्क है, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, है ना। वैसे ही अगर किसी ने अपना जो है ट्रेड ड्रेस को प्रोटेक्ट किया। What is trade dress exactly? ट्रेड ड्रेस इज द लेबल जो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर यूज करें, जो पैकेजिंग है, दैट इज ट्रेड ड्रेस। आपने कैडबरी का देखा है, तो किसी स्टोर में जाते हैं, हमको उस कलर का दिखेगा, तो हम पहले क्या सोचेंगे, तो कैडबरी होगा। हाँ, तो वो उनका ट्रेड ड्रेस, पर्पल इसी तरीके से, हाँ वो पर्पल का एक शेड है। तो इसी तरीके से हम मतलब कलर से रिकॉग्नाइज करते हैं। अब वही कोई और ब्रांड सेम कलर का ला दी, तो हमें वहां पे कंफ्यूजन
क्रिएट हो, yes. तो वो वहां पे कैडबरी ऑब्जेक्ट कर सकती है कि ये हमारा इन्फ्रिंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेड ड्रेस। Yes. अभी धोनी ने ना रिसेंटली वो नंबर क्या कैप्टन मिस्टर कूल आई थिंक या डिपेंडेबल कौन सा किसी वर्ड को तो उन्होंने अपना कॉपीराइट किया हुआ है, ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। ये एक लंबे समय के बाद कैप्टन कूल को उन्होंने किया है। सो इसके मतलब ये ऐसे भी चीजें होती हैं जो लाइक वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो प्रोडक्ट, बट दैट नेम कैन बी दैट, उसको भी हम उसको करवा सकते हैं। नेम को करवा सकते हैं, बट हाँ किसी क्लास के अंदर वो फॉल करना चाहिए। अच्छा जैसे धोनी का सिग्नेचर भी कॉपीराइटेड है, अच्छा, वो सॉरी signature- ट्रेडमार्क्ड है। अच्छा, वो भी ट्रेडमार्क हाँ, है। तो ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं जिनके सिग्नेचर्स ट्रेडमार्क्ड है। एनी अदर्स कुछ ऐसे केसेस है इंडिया में जो काफी लैंडमार्क रहे होंगे आपके नॉलेजेस पे, जो यूजुअली काफी डिस्प्यूट रही होगी, जो क्लियर कट डिफाइन नहीं हो पाई एंड समथिंग लाइक दिस दैट इट्स हैपेंड, अगर ऐसा कुछ है आपके नॉलेज में? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उसका हल्दीराम ही है। अच्छा, जैसे उसमें क्या उसका अभी तक डिसीजन नहीं आया है, तो वो इसलिए कब से चल रहा है वो केस? बहुत लॉन्ग टाइम, लेकिन तब तक बिजनेस सब कर ही वो रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? कार्डिला हेल्थ केयर ओके, वर्सेस कार्डिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अच्छा, इसमें कार्डिला फार्मास्यूटिकल्स को के फेवर में इंजंक्शन ग्रांट होता है। वो एक मेडिसिन के नाम पर उनका डिस्प्यूट होता है। अच्छा, इसका नाम है फैल्सिगो एंड फैल्सी टैब। जो Okay. उनका प्रीफिक्स है फैल्सी, हाँ, हाँ। वो सेम था। अच्छा, जिस वजह से जो है एक आम इंसान क्या सोचेगा कि वो भी फैल्सी हाँ, कुछ था, फैल्सी फैल्सी है, था। हाँ हाँ, यही तो ये होगा वही बोल medicine देते हैं। है। हाँ, हम तो यही सोचते हैं। हाँ, तो वो सोच के ले लिया। हाँ। अब अगर हम ये चीज को अलाउ करते जाएं, है ना, तो क्या होगा कि वो किसी और चीज के लिए, मतलब किसी और डिजीज के लिए जो मेडिसिन लेना चाहते हैं, हो सकता है वो किसी और ही चीज का ले लिया। अब वो उनको याद है कि ये फैल्सी ही कुछ था, तो मैं तो श्योर हूँ ये फैल्सी है, तो ये यही है। अब उसकी वजह से हो सकता है उनको ओवरडोज हो जाए, अंडरडोज हो जाए, या कुछ एडवर्स रिएक्शन कर जाए, तो ये चीजें रिस्की हो जाती हैं। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर कि वो Yes. प्रीफिक्स सफिक्स इतना प्रॉब्लम हाँ ला सकता है। हाँ। या मैं एक प्रोटीन पाउडर ओपन करना चाह रहा हूँ, का कंपनी ओपन करना चाह रहा हूँ। उसका नाम है बाहुबली रख सकता हूँ, क्योंकि बाहुबली के नाम से ना कोई प्रोटीन पाउडर नहीं बिकता है। कैन आई कीप इट? देखो, बाहुबली क्या उस चीज को डिफाइन करता है? अरे प्रोटीन है, इट्स बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग, सो बाहुबली। तो वो बॉडी बिल्डिंग काइंड ऑफ थिंग, और वो प्रोटीन के लिए ही आप ले रहे हो। हाँ, प्रोटीन तो के ये लिए। देखो, ये मतलब मैं भी, अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि प्रोटीन के लिए, तो एक आइडिया मिल सकता है। हाँ। तो थोड़ा सा वो हो सकता है कि वहां पे ये डिस्क्रिप्टिवनेस का प्रॉब्लम आए। क्योंकि मैं बाहुबली इसलिए वो कह रहा हूँ कि बाहुबली नेम बहुत पॉपुलर है। हाँ। लोग जानते हैं कि बाहुबली कौन है। हाँ। बट मैं प्रोटीन पाउडर लाना चाह रहा हूँ। कैन आई डू दैट? अगेन वो डिपेंड करता है, अगर आपने कोई डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर किया है, हाँ, हाँ। या अगर इसमें कोई और एग्जिस्टेंस क्योंकि आई थिंक जहां तक पता है बाहुबली नेम को तो ट्रेडमार्क रजिस्टर हाँ, करवाया है हाँ, उनके प्रोड्यूसर ने, जो मूवी है। मूवी के, बट आई वांट प्रोटीन पाउडर। so you may get it. ओके, Yes. आई कैन गेट इट। May. आई शुड थिंक अबाउट इट। कैन आई यूज द सेम नेम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज? यस, जैसे मैंने बताया था नंदिनी डीलक्स में हाँ। ये चीज बोला गया था कि आप अगर आपके ट्रेड चैनल्स डिफरेंट हैं, तो अगर कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, कंपनीज जो है, चलो वर्ड मार्क को तो डोमेन वगैरह ये सबसे पकड़ लेता है, कलर वगैरह को, कलर कॉपीज को कैसे कंपनी ट्रैक करती है, देखो। या फिर उसका वो चल जाता है उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये जो एडवोकेट्स हैं, मेनली उनका यही काम है कि कोई भी इन्फ्रिंजमेंट को वो मतलब पकड़ पाए, है ना। और उनके खुद की कंपनीज में भी होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या कहीं से, अब हम कहीं चलते चलते, जैसे देखो मैंने एक अपना कोई ब्रांड रजिस्टर किया है, मैं कहीं चलते चलते अरे ये तो मेरे से सिमिलर टाइप का लग रहा है, या वो जो ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत पॉपुलर है, तो कहीं से उसको इन्फॉर्मेशन मिली, तो वैसे करके। और मेरी एक ब्रांड है जो बहुत पॉपुलर है बट रजिस्टर नहीं है, मैं टेंशन फ्री बैठ सकता हूँ कि यार मैं तो इतने समय से लेगेसी है मेरा, और कभी अगर डिस्प्यूट आएगा तो मैं शो कर दूंगा कि मेरी लेगेसी बिजनेस है। सो स्टिल इन दैट केस मुझे रजिस्टर करना चाहिए कि या फिर रिलैक्स रहूं? बिल्कुल करना चाहिए। हो सकता है आपके साथ और कोई भी हो अच्छा, जो उस टाइम से ही यूज कर रहे हैं, बट उसने पहले आपसे ट्रेडमार्क ले लिया, अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं भी यूज कर रहा था, बट वो मिल गए ना उनको राइट। तो जितने जल्दी हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें ना, उतना बेनिफिशियल है। और अगर मैं कंपनी नेम या फिर हम जो म्यूनिसिपल में गुमास्ता रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं और उस पे जो नाम मिलता है, सो दैट डजंट गिव अ, मतलब वो उसका Trademark राइट्स मिले नहीं जरूरी? अब जब ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर पे ही आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तभी आपको ट्रेडमार्क के राइट, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी कहीं पे भी अपना बिजनेस नेम को रजिस्टर करा या कुछ भी रजिस्ट्रेशन
डायरेक्टली ट्रेडमार्क राइट्स को नहीं अलॉट करते। एंड बीइंग इन इंडिया, क्या मैं वर्ल्ड वाइड रजिस्टर, एक तो आपने बोला कि ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन, बट ऐसा कुछ भी है कि बीइंग इन इंडिया मैं पूरे वर्ल्ड का मैं चीज़ों को रजिस्टर करवा लूँ, लाइक राइट्स ले लूँ? हर कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, इन दैट केस मुझे सारी कंट्रीज में अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत से फॉरेन ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया में रजिस्टर कराया हुआ है, बट अभी शायद बिजनेस शायद ना कर रहे हो इंडिया। हाँ, ओके, कर भी रहे हैं कुछ ना, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, जो 10 इयर्स का वैलिडिटी रखा है ना, उसका एक रीजन ये भी है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो जिन्होंने ट्रेडमार्क ले लिया फिर वो यूज करना बंद कर दिया, है ना। तो जो कंटिन्यूअस यूज में है वो 10 इयर्स बाद उसको रिन्यू करेंगे, है ना। और अगर वो जो है जो जिन्होंने यूज करना बंद कर दिया है वो हो सकता है किसी और को ब्रांड नेम लेना है, तो वो उनकी वजह से ले नहीं पा रहे हैं। अगर हम वैलिडिटी ना रखें तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं, ये भी यूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर वो नहीं रिन्यू कराते हैं, वो 1 साल का टाइम भी क्रॉस हो जाता है, तो फिर वो किसी और को अलॉट हो सकता है अगर वो चाहे तो। एंड 10 इयर्स जब एक्सपायर हो जाता है और मैं सोया हुआ हूँ, यूजुअली हम सब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग लॉ के प्रति सोए रहते हैं। 3-4 साल बाद मुझे समझ में आता है, अरे मेरा ब्रांड नेम किसी और ने लिया हुआ है और वो सारे लीगल प्रोसीजर्स को क्रॉस कर चुका है, तो डू स्टिल आई हैव अ राइट्स टू रिक्लेम माय ब्रांड? वही जैसे बताया मैंने कि अगर या तो आप फाइल करें या तो आप उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर होने से रोके, है ना। आपके पास भी कुछ एक चीज होनी चाहिए कि आप मतलब प्रायर यूजर हैं या आप नहीं थे, लेकिन विजिलेंट होना जरूरी है। ओके, विजिलेंट होना अपने माँ के लिए जरूरी। हाउ आई कैन बी विजिलेंट? लाइक एक मेरा ब्रांड नेम है और मैं समय समय पर कैसे पता कर सकता हूँ कि दैट समवन एल्स इज नॉट यूजिंग माय नेम? आपको इसलिए आपके जो एडवोकेट होंगे, जो अटॉर्नी आपने अपॉइंट किए होंगे, वो इस चीज का चेक रखते हैं ओके, कि आपका कौन थर्ड पार्टी आपको मतलब इन्फ्रिंज कर रहा है आपके मार्क को, या आपका कब रिन्यूअल आ रहा है ना। सारी चीजें आपको बताई जाती है और रजिस्ट्री के साइट से भी आपको नोटिस आता है रिन्यूअल के पहले कि आपका मार्क एक्सपायर होने वाला है, तो रिन्यू कर लें। तो ऐसी चीजें होती है। कुछ होता है क्या, लोग ना खुद भी फाइल करते हैं। ट्रेडमार्क ऐसा है कि आप फाइल कर सकते हैं खुद। या दैट वाज माय क्वेश्चन कि खुद से फाइल करना कर सकते हैं या फिर वी ऑलवेज हैव टू टेक अ लॉयर? नो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट हाँ आपको एक प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। क्या होता है ना कि हम लोग खुद फाइल अगर कर दें, अगर एकदम स्लाइट मिस्टेक भी होना, तो उसको चेंज कराने के लिए हमको गवर्नमेंट फीस पे करके करेक्शन करना होता है, जो हमको एक्सपेंसिव ही पड़ता है, क्योंकि एक करेक्शन का आपको एक बार फीस देना है, तो आप अगर सोचो 3-4 आपने अगर मिस्टेक्स किए तो आपको सबके लिए पे करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक प्रोफेशनल रखें, वो सारी चीजें करेंगे सही से, तो ये चीज का इशू ही नहीं आएगा। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक्स फ्रॉम फ्रॉम फाइलिंग माय रजिस्ट्रेशन टू द टाइम टिल आई गेट द फाइनल रजिस्ट्रेशन? इट डिपेंड्स। Okay. It totally Then depends also कि on an average or general? इन जनरल अगर विदाउट ऑब्जेक्शन तो 6 months to 1 year, Okay. और अगर अपोजिशन आता है तो इट टेक्स टाइम। It takes time. इट इवन गोज टू 10 years also. Is that? Yes. तब तक मुझे वो TM. अपोजिशन केसेस। Oh, तब तक मुझे वो TM से काम चलाना पड़ेगा. हाँ. So what are my rights in TM? When I have a TM, what are my rights? देखिए, आपके पास एक तो पासिंग ऑफ के राइट्स हैं। Okay. जैसे मैंने बताया था अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के लिए पासिंग ऑफ के राइट्स है। आप किसी को भी जैसे CND नोटिसेस भेज सकते हैं, Okay. है ना। वो सारी जो अथॉरिटीज मिलती हैं, सेम चीज आप यूज कर सकते But right now I cannot wholesale claim upon that name क्योंकि अभी मैं TM पे हूँ. हैं। हाँ, Okay. वो अंडर एग्जामिनेशन Under examination है. या बट स्टिल वो CND और ये सारी चीजें जो को कर सकते ये सब कर सकते हैं. सो सुरभि, दैट वाज अ वंडरफुल एंड फैबुलस टॉक टू यू. बहुत सारे इश्यूज हैं जो क्लियर हुए हैं और बहुत सारे कुछ इश्यूज होंगे जो शायद हम अनकवर्ड हम छोड़ दिए होंगे. सो होपफुली हम और भी बैठेंगे, वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस थिंग्स इन डिटेल. एंड इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन विथ यू एंड होपफुली माय ऑडियंस हैव एंजॉयड एंड होपफुली you also have enjoyed being over here. Definitely. Thanks for coming over here. Thank you so much. Thank you a lot.